वेलकम टू द चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बिहार एसएससी भर्ती परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है और आप लोग बहुत ही ज़ोरों शोर से अपने पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। उसी में थोड़ा सा मैं सहायता के लिए मैं सारा जो एससीईआरटी बुक होता है बिहार का, उसका मैं समरी और उसका जो इम्पोर्टेंट अगर एक जो क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसको आपको देने का मैंने वादा किया है। तो ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो क्लास 5 का जो ईवीएस है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो आप अगर के नहीं देखें तो इसको जाकर जल्दी से जल्दी देखें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाले पल पल की अपडेट के लिए, तथा इसके बाद जो भी एससीईआरटी बुक का समरी बुक आएगा उसको देखने के लिए। तथा वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दे यार। इस टाइप के वीडियो बनाने में हमको इतनी मेहनत लगती है ना कि हम क्या ही बता सकता हूँ। मैं रात रात भर जग जग कर आपके लिए कंटेंट बनाता हूं, उसको रेडी करता हूं तथा आपको देता हूं, ताकि जो भी आप एग्ज़ाम में जब बैठे ना तो आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट इसमें से ही क्वेश्चन देखने को मिले। तो आई होप कि आप बातें सुन रहे होंगे। तो जैसे कि आज जो अभी मेरा सीरीज एक चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला, तो वो तो एज इट इज़ चलते रहेगा। वो एक दो दिन यानी कल तक जो हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का सारा समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और जो साइंस का सीरीज ये समरी का है जो एससीईआरटी का क्लास 10 तक ये एज इट इज चलते रहेगा। एक बार मेरा साइंस का ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो आर्ट्स का सब्जेक्ट होता है यानी कि जो हिस्ट्री हो गए और ज्योग्राफी हो गए, इसको मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। उसके बाद जो ईवीएस होगा, ईवीएस भी मैं करा दूंगा। तो मतलब 15 जुलाई तक मैं बोलता हूँ सारा का सारा मैं आपका सिलेबस जो जीके जीएस का होता है सारा कवर करा दूंगा। उसके बाद देखता हूँ क्या करना है। उसके बाद इतनी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा 1 महीने तक ना कि एकदम आपको सारा के सारा ये सब चीज़ ज़बान पे आ जाएगा। आई होप कि आप बातें समझ गए। तो बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये मेरा क्लास 6 का साइंस का बुक है, इसका मैं समरी दूंगा। टोटल इसमें जो चैप्टर है दोस्तों, चैप्टर 18 है। तो हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबी हो, लेकिन आप अंत तक जरूर देखें। तथा ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स की तरफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी हम लोग के अंदर बनी रहे। अगर अपने लक्ष्यों को हासिल करना है ना दोस्तों, तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। ठीक है। अब देखते हैं पहला चैप्टर। मेरा पहला चैप्टर, जैसे ही क्लास 6 में जाते हैं तो पहला चैप्टर है भोजन कहाँ से आते हैं। तो इसमें जो भोजन के रूप में खाए जाने वाले पौधे होते हैं उसके बारे में दिया जाता है कि कौन से पौधा का क्या खाते हैं। जैसे कि कुछ साग का जो पौधा होता है, जैसे चना हो गया, सरसों हो गया, पालक हो गया और बथुआ होगा, ये सबको क्या हम खाते हैं। जैसे कि आप लोग घर में भी देखते हैं, जो अगर चना का साग लोग आते हैं तो उसमें एक तना होता है और एक पत्ती होता है। ठीक है। उसके बाद जो खीरा होता है और टमाटर होता है, तो खीरा और टमाटर का जैसे देखते हैं कि टोटल का टोटल फल हम लोग खा जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा फल खा जाते हैं। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो है मूली और गाजर। मूली और गाजर आप जैसे देखते हैं कि मूली और गाजर जो पृथ्वी के नीचे यानी कि जो जड़ में होता है उसमें होता है। ठीक है। तो इसको हम लोग जड़ खाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मूंगफली, सरसों और सोयाबीन। मूंगफली का क्या खाते हैं? मूंगफली के जो बीज का जो दाना हम लोग निकालते हैं उसी को ना खाते हैं। तो मूंगफली को क्या हम लोग खाते हैं? बीज को खाते हैं। ठीक। इतना आई होप कि आप बातें समझ रहे होंगे। थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्लास जाएगा। ओके। जैसे मधुमक्खी, इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है कि मधुमक्खी में आखिर शहद कैसे बनता है। तो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियाँ क्या करती है, सॉरी एक सेकेंड। शहद बनाने के लिए मधुमक्खियाँ क्या करती हैं कि वो जो अपने आसपास जो फूल होते हैं, फूल की तरफ आकर्षित होते हैं तथा उससे जो होता है मीठा रस को उन लोग निचोड़ लेते हैं। इस मीठा रस को दोस्तों मकरंद बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? मकरंद बोलते हैं। तथा इस मकरंद को अपने अंदर एंजाइम के द्वारा इसको पाचन करते हैं, आप इसको कन्वर्ट करके इसको शहद बना देते हैं। आई होप कि आप इतना बातें समझ गए होंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है, पौधे हरे पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जैसे कि पता है, जैसे मनुष्य अपना खाना बनाता है उसी तरह वृक्ष भी अपना भोजन बनाते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। आने वाली कक्षाओं में प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग एक डिटेल में जानेंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें एक टर्म्स दिया होता है हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। हर्बीवोरस माने वो होता है जो मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त चीज़ों को खाता है, यानी कि जिसको बोलते हैं शाकाहारी। कार्निवोरस में जो मांस खाता है और जो ओमनिवोरस में ये जो दोनों को खाता है। ठीक है। आई होप कि इतना बातें समझ गए होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट
चैप्टर में आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मेरा तंतु से वस्त्र। इसमें एक डिटेल बताया गया है कि आखिर जो हम लोग कपड़े पहनते हैं आखिर वो बनता कैसे है। कपड़े को बनने में दोस्तों जो हम लोग वस्त्र पहनते हैं बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। पहले उसका बुनाई होता है, धुनाई होता है, उसके बाद उसको कटिंग होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो सबसे जो छोटा इकाई जो होता है, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जैसे ही बड़ा सा कपड़ा लीजिएगा, उसको बीच से अगर के आप अलग अलग कीजिएगा तो एक छोटा छोटा सा धागा के रूप में उभरेगा, ठीक है। और ये धागा को भी अगर के आप बहुत ध्यान से अगर के इसको भी कीजिएगा तो इसमें भी बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ निकलेगा। ये जो धागा के बीच में बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ दोस्तों निकलता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। आई होप कि ये बात समझ गए होंगे। अब तंतु कैसे मिलता है हम इसके बारे में जानेंगे। तो तंतु जो मिलता है वो दो तरीक़ा से मिलता है। एक जो जिसे हम प्राकृतिक तंतु भी बोलते हैं, अब एक मानव निर्मित तंतु बोलते हैं। जो प्राकृतिक तंतु होता है दोस्तों वो पौधे और जंतुओं से मिलते हैं, ठीक है। पौधे मतलब क्या हुआ, जो सूती हुआ, जूट हुआ, रेशम हुआ, ऊन हुआ, ये सब ये जो ऊन हुआ, ऊन जैसे कि आप लोग जानते हैं भेड़ से, बकरी से प्राप्त किया जाता है। तो ये जंतु से प्राकृतिक तंतु हुए, तथा जो जूट हुए, रेशम हुए, सूत हुए, ये पौधों के द्वारा प्राप्त प्राकृतिक तंतु हुए। आई होप कि आप इतनी बातें समझ गए होंगे। इसी के बाद कुछ जो तंतु होते हैं मानव खुद उसको बनाते हैं, यानी कृत्रिम तंतु उसको बोलते हैं। जैसे कि पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिन हो गया। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में सवाल मिल सकते हैं, याद रखिएगा कौन सा मानव निर्मित तंतु है, कौन सा प्राकृतिक तंतु है। कि आई होप कि इतना बातें आप लोग याद रखे होंगे। अब उसके बाद जैसे ही हम लोग इतना समझ गए तो नेक्स्ट एक जो आता है, रेशम से जो धागा यानी कि तंतु से जो धागा बनते हैं, बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो कताई की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये एक मशीन होती है, मशीन के द्वारा किया जाता है और बहुत जगह हाथ से भी किया जाता है, ठीक। इतना आई होप कि आप बातें समझ गए होंगे। तो चैप्टर 2 में आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से इतना ही था। अब जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों हमारा भोजन में क्या क्या आता है, ठीक। आप लोग एक जानते हैं कि जैसे हम लोग डेली के में अपना भोजन करते हैं, तो वो भोजन क्यों करते हैं, तो बच्चों से तो पूछेगा तो बच्चे बोलेंगे कि हम पेट भरने के लिए करते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, भोजन करने से पीछे बहुत सारा राज है। भोजन अगर के डायरेक्ट मैं ऐसा भोजन करता हूँ जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है तो उस भोजन को करने से कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा हमारा तबीयत खराब होगा। इसीलिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं, सब लोग सलाह देते हैं कि आप हमेशा पौष्टिक आहार लीजिए, संतुलित आहार लीजिए। तो पौष्टिक आहार मतलब क्या हुआ, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण और साथ में जो थोड़ा सा पानी का मात्रा होता है और रेशा का मात्रा होता है वो भी पूरी होनी चाहिए। यानी कि जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, अगर के ये चीज़ आपके खाने में प्रचुर मात्रा में है, यानी कि जितना चाहिए उतना है, तो उसको हम लोग पौष्टिक आहार कहेंगे। आई होप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर ये सब चीज़ों को हम लोग चेक कैसे करेंगे कि ये चीज़ हमारे खाने में मौजूद है कि नहीं है, ठीक। तो उसको चेक करने के लिए यानी कि स्टार्च को चेक करने के लिए, स्टार्च को ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, याद रखिएगा। उसमें क्या करते हैं, जो पदार्थ का थोड़ी सी हम लोग मात्रा लेंगे और उसमें एक आयोडीन डालेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ आपको लेबोरेटरी में मिल जाएगा। जिस भी स्कूल में जाएं बच्चों के साथ ज़रूर से ज़रूर ये सब एक्सपेरिमेंट करें ताकि उनको एक रियल लाइफ से इंटरेक्ट कर पाएँ, अपने से और अच्छे से जोड़ पाएँ, ठीक है। तो क्या स्टार्च का जो जांच करने के लिए होता है, थोड़ा सा पदार्थ लें जिसमें करना है आपको चेक और उसमें आयोडीन की मात्रा डालें। अगर उसका कलर नीला या काला हो जाता है तो वो आप में मान के चलिए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट अगर कि हम प्रोटीन का जाँच करेंगे कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं, तो जिस पदार्थ में प्रोटीन को जांच करना है उसमें लेंगे, यानी कि जो प्रोटीन करके पाउडर पे करना है तो थोड़ा सा प्रोटीन के पाउडर को उसको परखनली के अंदर डालेंगे तथा उसमें CuSO4 डालेंगे, कॉपर सल्फेट और उसमें कास्टिक सोडा NaOH को डालोगे। अगर कि उसका कलर जो है बैंगनी हो जाता है तो हम लोग ये जान सकते हैं कि उसमें प्रोटीन की मात्रा मौजूद है। आई होप कि इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। और वसा का जांच के लिए आप डायरेक्ट समझ लीजिए, जिस पदार्थ में ऑयल निकल रहा है, जिस पदार्थ में आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि ऑयल निकल रहा है, वो आपका वसा होता है। जैसे कि आप बादाम हो गया, अगर के बादाम को हाथ से ही अगर उसको स्मैश कीजिएगा तो उसमें से कुछ ऑयल जैसा निकलेगा, तो उसमें यानी कि वसा, यानी कि जितने भी ऑयली चीज़ होते हैं वो सब वसा वाला चीज़ होता है, ठीक। और उसके बाद जो होता है कि ये सब चीज़ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस फ्रूट को खाने से हम लोग ये सब चीज़ मिलेंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट युक्त जो चीज़ होते हैं वो हो गया गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया, आलू,
गन्ना, शकरकंद और चावल। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि आम में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो आम में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट आता है वसा। वसा तो हम लोग जान गए, सॉरी हम लोग वसा का जो जांच है, जांच के बारे में नहीं जाने। तो जांच के लिए क्या करना है, वसा कोई भी चीज़ को लीजिए और एक आप कागज़ के ऊपर उसको इतना रगड़ दीजिए कि मतलब वो चीज़ खत्म हो जाए। जैसे थोड़ा सा बादाम का चीज़, हम बादाम पर उदाहरण देते हैं, बादाम लेते हैं और एक कागज़ का आप लोग टुकड़ा लीजिए, उसको अपने अंगूठे से उसको रब करके उस पर मतलब चिपका दीजिए, तो देखिएगा तो ऑयल ऑयल चीज़ कुछ रह जाता है। तो आपको लगेगा कि ये पानी है, तो पानी नहीं है। इसको ऑयल को आप धूप में कुछ देर सूखने के लिए छोड़िए, तो वो देखिएगा कि बिल्कुल नहीं सूखेगा। तो वो जो धब्बा हमको मिला वही हमारा वसा का पहचान है। इतना आप बातें समझ गए होंगे। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, एक सेकेंड दोस्तों, नेक्स्ट जो है मेरा विटामिन, यानी कि विटामिन्स जो होते हैं। विटामिन जैसे कि पता होगा कि हमारे शरीर में जो रोगों से रक्षा करते हैं, यानी कि जो भी बाहरी कीटाणु विषाणु होते हैं उसको शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। ठीक, तो कुछ विटामिन है और किससे मिलता है उसको देख लेते हैं। जो विटामिन है, गाजर और पपीता, दूध से मिलता है। विटामिन बी, चावल, गेहूं, यकृत से। विटामिन सी, संतरा, आंवला और एट्सेट्रा इसी से मिलते हैं। और विटामिन डी होता है जो मछली और अंडा से मिलते हैं। तथा ये सबसे होने वाला कौन सा कमी रोग होंगे, ये सब हम लोग MCQ में अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैंने इस चैप्टर का मैंने बता दिया। जो नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं दोस्त, नेक्स्ट चैप्टर है मेरा विभिन्न प्रकार के पदार्थ। आखिर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बातें करते हैं। तो इस पदार्थ में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि अगर कहीं एक पानी का गिलास लेते हैं, अगर इसमें हम नमक डालते हैं, तो इस पदार्थ में नमक जो घुल जाता है, तो जो घुलता है उसको हम घुलनशीलता कहते हैं। ठीक है, यानी कि विलेयता कहते हैं। आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, थोड़ा सा टर्म चेंज होगा, उसका परिभाषा चेंज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे ही ग्लास में हम लोग यहाँ तक मान के चलिए पानी ले लिए, अब इसमें नमक डालें तो नमक घुलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जो घुलना स्टार्ट हो गया यानी कि वो हो जाएगा घुलनशीलता। लेकिन एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि पानी में पूरा नमक डालते जाइए, पूरा मतलब नमक से पानी को भर दीजिए, तो एक समय ऐसा आएगा जो मतलब उसका जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट होगा उसके बाद नमक घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी मात्रा को मतलब अधिकतम मात्रा उसमें नमक घुल सकता है, उस विलयन को हम लोग बोलते हैं संतृप्त विलयन। आई होप कि ये बातें समझ गए होंगे। मतलब किसी पानी के अंदर में उसमें अधिकतम कितनी चीज़ें घुल सकती है उसको हम संतृप्त घोल बोलते हैं। ठीक है, आप ये भूलिएगा नहीं। ठीक है, इसके बाद इसमें 3 टर्म दिए गए हैं, अपारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी। अपारदर्शी मतलब हुआ, मान चलिए बीच में एक ब्लैक बोर्ड रख दीजिए और पीछे से टॉर्च का लाइट मारिए, तो क्या टॉर्च का लाइट इधर में पार होगा? बिल्कुल नहीं पार होगा। तो ये अपारदर्शी होगा, यानी कि जिससे लाइट पार न हो उसको बोलते हैं अपारदर्शी। ठीक, और पारदर्शी होता है बीच में अगर के आईना रख दीजिए, मतलब दोनों तरफ से जो विजिबल हो, और उसके बाद इधर से लाइट मारिए, वो पार हो जाएगा लाइट जो है, तो उसको बोलते हैं पारदर्शी। अब पारभासी क्या होता है दोस्तों, मान के चलिए कागज़ है, उसमें तेल में एकदम डूबा हुआ है, यानी कि तो उसमें जब लाइट मारिएगा तो कुछ कुछ लाइट बाहर जाएगा, कुछ कुछ लाइट अंदर आएगा, यानी कि जो रिटर्न होगा, तो उसको पारभासी बोलते हैं। कि मतलब जो पूरी तरह से न पारदर्शी हो न अपारदर्शी हो। आई होप कि आप इतनी बातें समझ गए होंगे। अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए दोस्त, लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कि जिस सिलेक्शन आप लोग 100% ले सके। बिना देरी के हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। उसके बाद जो चैप्टर है दोस्तों मेरा, नेक्स्ट चैप्टर 5 आइएगा जब, पृथक्करण, यानी कि अलग अलग करने की विधि के बारे में दिया गया है। मैं आपसे एक पूछता हूँ, मान के चलिए एक कोई बच्चा है, अगर कि आपके एक कंटेनर लेता है, उसमें नमक और बालू दोनों भर देता है और बोलता है कि मम्मी मम्मी इसको अलग कर दो, तो आप कैसे अलग कीजिएगा, इसी के बारे में हम लोग बातें करें। तो पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो ये मिश्रण दिया है हमको, इसमें पानी को उड़ेल लेंगे। ठीक है, पानी को उड़ेलने के बाद उसको छोड़ दीजिए कुछ देर के बाद, तो क्या होगा कि जो नमक होगा उसमें घुल जाएगा, और जो ये बालू होगा ये पेंदी में बैठ जाएगा। ठीक है, तो जो ये पेंदी में बालू बैठा उसको थिराना बोलते हैं, और जैसे जो पानी को हम लोग बाहर निकाल लें उसको निथारना बोलते हैं। तो इस विधि से हम लोग बाहर पानी निकाल लेंगे, और जैसे ही पानी को हम बाहर निकालेंगे उसको गर्म करके उसको वाष्प में परिवर्तित करके हम अपना नमक को फिर वापस पा सकते हैं। आई होप इतनी बातें समझ गए होंगे। मैं इसको दोहरा नहीं रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं है तो वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखें।
मैं चाहूँ तो दोस्तों इसको उड़ा उड़ा कर ऊपर ऊपर ही मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ बीपीएससी को कि किसी को पल्ले नहीं पड़ेंगे जहाँ से सवाल पूछेंगे। आप ये सब चीज़ पढ़े रहेंगे ना, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका दिमाग में डायरेक्ट वो हिट होगा और पता चलेगा वो थिरदारना हमको ऐसे सर बताए थे, निथारना ये बताए थे। इसीलिए मैं आप लोग को इतनी डिटेल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा एक उसमें टर्म दिया गया है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, जब किसी पदार्थ को अलग अलग करके पहचानते हैं तो उसको क्रोमेटोग्राफी करते हैं। जैसे मान चलिए कोई मिश्रण हो गया, उसमें बहुत सारे चीज़ हो गए, तो उसको एक एक चीज़ को देखना, उसको अलग करना, इस प्रक्रिया ये क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। ये कोई भी चीज़ हो सकता है क्रोमेटोग्राफी में। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल मेरा आता है पदार्थों का परिवर्तन। ये सब वही चीज़ है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। बाकी इसमें मैं पढ़ाना चाहूँ तो एक एक चैप्टर का एक एक क्लास ले सकता हूँ, जिससे बच्चों को और अत्यधिक समझ में आए। लेकिन आपको बच्चे नहीं हैं, आप लोग सब टीचर ही हैं, इसीलिए मैं जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद उसमें जैसे पदार्थ का परिवर्तन में आते हैं मेरे दोस्त, तो उसमें 2 पॉइंट आते हैं मेरे, ठीक है। एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन मतलब ये समझ लो, यानी कि कोई भी पदार्थ जो परिवर्तित हुई और उसको फिर वही जो पुनः वापस स्थिति में था उसमें हमको कन्वर्ट उसको कर सकते हैं, तो वो मेरा भौतिक परिवर्तन हुई। सपोज डैट जैसे पानी से हमको फ्रिज में रख दिए तो वो मेरा बर्फ़ बन गया, लेकिन बर्फ़ को अगर के फिर थोड़ा सा धूप में या बाहर रख देंगे ना तो पानी बन जाएगा। तो इस परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। यानी कि जो दोनों रूपों में ट्रांसफॉर्म हो सके, यानी कि इजीली जो कन्वर्ट हुए उसमें और जो प्रारंभिक स्थिति थी उसमें, तो इस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में क्या हुआ दोस्तों, एक बार वो चीज़ जो परिवर्तन हो गई सो हो गई, ये डायरेक्ट इधर साइड में नहीं आएगी। तो ये हो गया मेरा रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि मैं किसी को लकड़ी का जलना मान के चलो, अगर के लकड़ी का आप जला देते हो तो क्या दोबारा लकड़ी प्राप्त कर लोगे उससे, कभी भी नहीं प्राप्त होगा। यानी कि वो एक बार जो जल गया सो जल गया, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो गया। दूध से दही का जमना हो गया, मोमबत्ती का जलना हो गया, पेट में भोजन का पचना हो गया, तो ये सब मेरा जो हो गया रासायनिक परिवर्तन हो गया दोस्त। डायरेक्ट आप दिमाग में रखिए यही चीज़, जो आपका पुनः जो स्थिति था उसमें नहीं लौटा है उसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, और जो पुनः अपनी स्थिति में लौटा है उसको हम भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। तो डायरेक्ट 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आप 4 में से डायरेक्ट एलिमिनेट करके आप आंसर को ढूंढ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं दोस्त मेरे। तो चैप्टर 7 में आइएगा, पेड़ पौधों की दुनिया। हम लोग पेड़ पौधे के बारे में यहाँ पर समझते हैं कि कौन सा पेड़ कैसे होते हैं। जैसे कि आप लोग बाहर घूमने भी निकलते हैं तो आप अनेक तरह के पेड़ देखते हैं, कुछ छोटे पेड़ देखते हैं, कुछ उससे बड़े पेड़ देखते हैं और कुछ बहुत बड़े पेड़ देखते हैं, जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया। तो जो ये जो छोटका पेड़वा होता है दोस्तों, जैसे घास हो गया, ये सब हो गया, यानी कि जो एकदम कम ऊंचाई वाले होते हैं तथा उसका जो तना होता है एकदम मुलायम होगा, तो वो उसको हम लोग साक बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं, साक बोलते हैं, ठीक। और कुछ थोड़ा सा मंझोले टाइप के जो होते हैं, मंझोले टाइप के, जिसका थोड़ा सा मतलब जो टहनी वगैरह थोड़ा सा मजबूत होता है और जिसका पत्ता थोड़ा सा और टाइट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग झाड़ी बोलते हैं। जो कुछ और ज़्यादा टाइप का हो गया, जंगलों में जैसे जाइएगा तो एक तो बहुत बड़ा का पौधा मिलेगा और एक क्या मिलेगा, एक जगह ही बहुत सारा चीज़ रहेगा, तो उसको हम झाड़ी बोलते हैं। अब एक जो बहुत बड़ा चीज़ रहेगा वो तो सब लोग जानते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पेड़। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जैसे कि और कि वृक्ष अलग अलग होते हैं तो उसके जड़ भी तो अलग अलग होंगे। जो छोटा पौधा होगा उसका जड़ एकदम छोटकुन होगा और जो बढ़का होगा उसका बहुत बड़ा होगा, ठीक। तो जड़ हम लोग 2 तरह के होते हैं, उसको देखते हैं। एक जो होता है जड़, उसको हम लोग मूसला जड़ बोलते हैं, और दूसरा को बोलते हैं रेशेदार और झक्कड़ जड़। जो मूसला जड़ होता है दोस्त, जैसे एक जड़ ऐसे होगा और उसमें से ऐसे 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 निकला होगा, तो इसको हम लोग मूसला जड़ बोलते हैं। यानी कि एक जो जड़ होगा मेन होगा, बाकी उसको सहायक जड़ होंगे। और एक जो होगा, जैसे चना का झाड़ के नीचे देखेंगे कि एक में ऐसे 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 जैसे ऐसे निकल गया, ऐसे 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 ऐसे, उसमें मतलब कोई मुख्य जड़ नहीं होता है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो उसको रेशेदार या झक्कड़ जड़ बोलते हैं। इतना तो बातें अब समझ गए। उसके बाद हम पौधे के बारे में समझ गए, उसके बीज के बारे में समझते हैं। बीज भी बहुत प्रकार के होते हैं, मतलब बहुत नहीं, 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री किसको बोलेंगे और द्विबीजपत्री मैं समझाता हूँ। जैसे कि आप मक्का का बीज ले लीजिए, मक्का का जब बीज लीजिएगा तो उसमें देखिएगा तो एक ही चीज़ एकदम ठोस पदार्थों में है। मक्का का बीज ये हो गया, जैसे मक्का आप लोग खाए होंगे, देखे होंगे, वो मतलब अकेले है, तो उसको द्विबीजपत्री लेते हैं। वैसे ही
अगर कि आप मान के चलिए अरहर ले लीजिए, अरहर का जो दाल खाते हैं, या सेम ले लीजिए, सेम लोग सब लोग जानते हैं, गांव से होंगे जो, तो उसमें जब आप उसके ऊपर का जब सतह हटाइएगा, जैसे एक से मैं बताना चाहूँ, जैसे ये पूरा का बीज होगा, जब उसके अंदर में सतह हटाइएगा ना दोस्त, तो इस टाइप का चीज़ एक इधर से और एक इधर से, टोटल 2 भागों में ये बंटा हुआ मिलेगा। तो इसको हम लोग द्विबीजपत्री बोलते हैं। तो द्विबीजपत्री में सेम हो गया, अरहर हो गया, मतलब आप ये 2 यहाँ पे लिखा हुआ, तो आप 2 ही नहीं लीजिए, आप ये दिमाग से सोचिए कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ होगा, जो आप रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होकर सीखते हैं, देखते हैं, वो ज़्यादा असरदार होते हैं। और एक बीजपत्री क्या हुआ, जैसे मक्का हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, ये सब एक बीजपत्री के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बीज के पेड़ के बारे में समझ लिए, बीज के बारे में समझ लिए, अब कुछ पत्ती के बारे में समझ लेते हैं, ठीक। आप जो पत्ती देखे होंगे, जैसे कि मान के चलिए कि अगर कि हम ये क्या बोलते हैं उसको, इसका पत्ती, पीपल का पत्ती के बारे में समझते हैं दोस्तों। तो पीपल का पत्ती मान चलो ऐसे ऐसे होगा, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा है इसलिए अच्छा सा फिगर नहीं बना पा रहा हूँ। मान के चलिए ये मेरा पीपल का पत्ता हो गया। तो पीपल का पत्ता अगर के आप ध्यान से देखिएगा, तो एक जो चीज़ होता है ना, एक डायरेक्ट चीज़ होता है, ठीक है। इसी को ये जो डायरेक्ट चीज़ होता है, इसको हम लोग सिरा बोलते हैं, यानी कि जो इधर से लेकर इधर निकला होता है, तथा कुछ सिरा इधर 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 ऐसे ऐसे निकले होते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग जो बोलते हैं सिरा विन्यास बोलते हैं। अब ये जो टोटल चीज़ हो गया ना, यानी कि पूरा जाला की तरफ फैल गया इधर उधर, इसको हम लोग बोलते हैं जालिका सिरा विन्यास। आई होप कि इतना समझ रहे होंगे। लेकिन कुछ पौधों में देखिएगा, तो आप जैसे पीपल के पौधा में ये तो देख लिए कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन वही आप जैसे मक्का का जो पौधा होता है, तो आप जाइएगा तो इतना बड़ा सा, एक सेकेंड सॉरी, इतना बड़ा सा आपको एक उसका मिलेगा, पत्ता मिलेगा, ठीक। तो अब उसमें क्या होता है, एक जो सिरा ऐसे होगा और दूसरा फिर यहाँ से ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, लंबा लंबा होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं समानांतर सिरा विन्यास। आई होप कि इतना बातें आप लोग समझ गए होंगे। और उसके बाद एक चैप्टर में यह दिया गया है वाष्पोत्सर्जन के बारे में, कि आखिर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। जैसे कि आप लोग कुछ नहीं करना है, अगर कि आपके घर में कोई पेड़ पौधा होगा, रात में अगर कि आप जाइए ना, तो उसके पत्ती में प्लास्टिक को बांध दीजिए, कुछ देर के बाद देखिएगा ना, तो उसमें से कुछ पानी का बूंदे आपके उस प्लास्टिक के ऊपर आ जाता है, तो इसी को हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ये सब आने वाली कक्षाओं में और डिटेल से पढ़ेंगे, तो आप बने रहिए वीडियो में। तथा अगर कि आपको भूख प्यास लगी हो तो जाकर पानी पी सकते हैं। मेन जो चैप्टर मेरा आता है फूलों के जान पहचान। अगर के देखिएगा, यहीं पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, वीडियो को स्किप करेंगे और भाग जाएंगे। मेरे दोस्त, बीपीएससी निकालना है, आपको हर एक चीज़ को जानना होगा। अगर के अभी छोड़ दोगे क्लास, तो क्लास 9th और 10th में जो इसका टफ वर्जन यानी अगला वर्जन आएगा, वो कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। फूलों को जानने के लिए इस चैप्टर में बस क्या होता है, हम अच्छे से PDF को इसको अटैच कर दिए हैं, उससे हम लोग समझेंगे। इस कक्षा में हम लोग फूलों के बारे में बस उसका जो पार्ट्स का नाम होता है, बस उसको याद रखेंगे। बाकी जो कक्षा होंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि उसका कार्य क्या होता है, ठीक। आप रियल दुनिया में जाइए, बाहर, घर के बाहर जाइए, एक पुष्प लीजिए, ठीक, एक कोई फूल लीजिए, जैसे कि यहाँ पे एक फूल बनाया हुआ है, इसको देखिए। हम एकदम ज़मीन से समझाना आपको स्टार्ट करते हैं। जो नीचे वाला डंठल एक फूल का होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो निचवा वाला जो डंठल है ना, यानी कि जिस पे पुष्प आशित हुआ है, यानी कि जिस पे पुष्प खड़ा है, उसको हम लोग बोलेंगे पुष्पासन। और उसके जस्ट बाद, जैसे गुलाब के फूल के बाद थोड़ा सा जो डंठल होता है, उसके बाद जाइएगा तो एक हरा हरा सा जैसे ऐसे ऐसे निकला हुआ है, वो भी निकला होगा, उसको बोलते हैं बाह्यदल या अंकुड़ी, ठीक। और ये फूल का जो पूरे बीचों बीच में एक ऐसा रहेगा, फिर बाकी किनारा में भी ऐसा ऐसा रहेगा। तो जो ये पूरे बीचों बीच वाला चीज़ होता है, उसको बोलते हैं स्त्री केसर। तो स्त्री केसर को याद करने का एक ऐसा तरीका है कि घर की जो महिलाएं होती हैं, यानी कि स्त्रियां होती हैं, अपने आप को हर बात में, हर डिसीजन में बीच में रखने के लिए कोशिश करती है, यानी कि जो बीच वाला चीज़ होता है स्त्री केसर होता है। तो उसी को यहाँ से हम लोग स्त्री केसर याद रखेंगे, ठीक। और जो फूल का जो बाहरी वाला हिस्सा ये वाला होता है, जो यानी कि पंखुड़ी जिसको बोलते हैं, यानी कि गुलाब का जो पंखुड़ी तो सब लोग जानते होंगे, ठीक। अब ये जो उसके बगल में जो है ये सब निकला हुआ था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। आई होप कि ये बात इतनी अच्छी तरीक़ा से समझा दिए हैं आप लोग। फिर भी अगर के समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से बैक करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं दोस्त,
जैसे कि अगर कि पुंकेसर जो हम लोग बताएं आपको कि जो एक जो स्त्री केसर को जो बगल में खड़ा होता है यानी कि इस टाइप का, इसको हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। और पुंकेसर को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे को तो पुंकेसर का मतलब दो हिस्सा है, एक ये ग्रीन वाला हिस्सा और एक ये येलो वाला हिस्सा। येलो वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं परागकण, और जो ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है दोस्त, उसको बोलते हैं पुतंतु। ठीक है, पुंकेसर का दो हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा परागकण और नीचे वाला हिस्सा पुतंतु। इतना याद होएगा, आप इसको स्किप ना करें। यहाँ पर आपका अगर के नहीं समझिएगा, आने वाले क्लासों में जब इसके विशेषता बताए जाएंगे तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। ये साइंस है, कोई सोशल साइंस नहीं है कि आप लोग बस रट्टा मार लिए याद हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे वहाँ पे हम लोग तीन चीज़ देखें, एक स्त्री केसर देखें, एक पुंकेसर देखें, तो वहाँ पे देखने के बाद एक पुष्पासन यानी कि जो पुष्पासन के ऊपर का जो हिस्सा होता है जो मिडिल वाला, वो स्त्री केसर बोलते हैं। अब स्त्री केसर में भी देखिएगा दोस्तों, अगर कि आपके पास फूल वगैरह अगल बगल होगा तो उसको तोड़ के आप देख सकते हैं। यानी कि जो पुष्पासन होता है, जो निचला हिस्सा पर यहाँ बैठल होता है, यहाँ पर एक गोला सा डंठल सा बना होता है। यानी कि गोला जो होता है यहाँ पे, ये जो होता है ये होता है अंडाशय। ठीक, और जैसे ही गोलवा के ऊपरका में बढ़िएगा ना, यानी कि इसके लेकर जो ऊपर का पियरका रहता है उसके ऊपर के जो बीच का स्थानवा है उसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका। ठीक, और जो ऊपर का जो हिस्सा है यानी जो पियक्का हिस्सा है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। आई होप ये बातें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में ये सब चीज़ बस डायरेक्ट आपको मिलेंगे, तो अगर कि आप ध्यान से नहीं देखिएगा तो समझ नहीं आएगा। अब क्या करते हैं दोस्त, जो हम लोग स्त्री केसर का होता है उसके अंदर का चीज़ हम लोग देखते हैं, यानी कि जो सबसे ऊपरला चीज़ हुआ था उसके बारे में देखते हैं। ठीक, विभिन्न प्रकार के मतलब स्त्री केसर होते हैं। जैसे सबसे ऊपरला को आएगा उसको बोलेंगे वर्तिकाग्र, उसके जस्ट नीचे का जो छोटकुन आएगा उसको बोलेंगे वर्तिका, और जो बड़का जो यहाँ से यानी कि अंडाशय के ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ से उसको हम बोलेंगे अंडाशय। ये इतना बड़ा का, बाकी चीज़ अगर के समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ये सब आने वाले कक्षा में और भी हम आपको अच्छे से समझाएंगे। इतने बात बस इसमें याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ इसमें टर्म्स आते हैं कि उसको जैसे कि हम लोग देखते हैं, यानी कि इसमें कुछ फूल के बारे में पूछते हैं। फूल पूर्ण क्या होते हैं और पूर्ण फूल क्या होते हैं और एकलिंगी फूल क्या होते हैं। तो जो पूर्ण फूल होते हैं जिसमें में अंकुड़ी यानी कि बाहर का जो ग्रीन वाला होता है, पंखुड़ी जो बाहर गुलाब का रेड रेड होता है, पुंकेसर जो बगल में निकला होता है, और स्त्री केसर जो बीचों बीच होता है, ये चारों चीज़ जिसमें उपस्थित हो ना उसको पूर्ण फूल कहते हैं। अब जिसमें इसमें से चारों में से कुछ एगो अनुपस्थित हो ना उसको अपूर्ण फूल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट एक आता है एकलिंगी फूल। एकलिंगी फूल में क्या होता है, जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर यानी कि या तो बीच वाला या तो बगल वाला में से केवल एक ही मतलब उपस्थित हो। ठीक, उसको बोलते हैं हम लोग एकलिंगी फूल। अब एकलिंगी माने किसी में बीच वाला उपस्थित हो सकता है, किसी में से साइड वाला उपस्थित हो सकता है। तो नर फूल जिसमें पुंकेसर स्थित हो मतलब उपस्थित हो और स्त्री केसर नहीं। नर फूल मतलब नर मतलब क्या हुआ, जिसमें स्त्री न हो, यानी कि ऐसा फूल जिसमें स्त्री केसर न हो उसको नर फूल बोलते हैं। और मादा फूल में पुंकेसर न हो यानी कि उसके साइड वाला लोग न हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मादा फूल बोलते हैं। आई होप कि आपको बात को समझ में आ रही होगी। अगर कि आप लोग थक गए होंगे तो जाइए पानी वानी पीकर आइए और बैठकर पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। एक बार आप समझ लीजिएगा, ज़िंदगी में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कि अभी नहीं समझिएगा ना तो हमेशा प्रॉब्लम बने रहेंगे। कहीं आ जाएगा एकलिंगी फूल क्या होता है, द्विलिंगी फूल क्या होता है, आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगी कि ये सब चीज़ है क्या। ठीक है, इसलिए अगर हाँ आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो लाइक कर दे दोस्त, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ वीडियो। दूसरा जो क्वेश्चन मतलब है फूल दोस्तों, उसको एकलिंगी के बाद द्विलिंगी फूल होते हैं। ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों यानी कि यहाँ पर भी हो और ये साइड वाला भी इसका बॉडीगार्ड भी हो, उसको द्विलिंगी फूल बोलते हैं। ठीक, और एकलिंगी फूल क्या बोलते हैं, जिसमें दोनों का दोनों नहीं हो। तो यहाँ पर मैंने 2-3 शब्द आपको बताएं। ठीक है, एक जो मैंने बताएं जिसमें ये दोनों चीज़ उपस्थित न हो। ठीक, एक सेकेंड मैं बताता हूँ फिर से। ये जो एक हुआ स्त्री केसर हुआ और ये इधर का पुंकेसर हुआ, इनमें से केवल एक ही चीज़ उपस्थित हो, यानी कि जब एक चीज़ उपस्थित हो तो उसको एकलिंगी फूल बोलते हैं। एकलिंगी में से जो में से केवल बीच वाला स्थित हो यानी कि स्त्री केसर इसमें स्थित हो उसको बोलते हैं मादा फूल। और जिसमें से
सॉरी, जिसमें से स्त्री केवल उपस्थित हो, यानी कि एक सेकंड मैं बताता हूँ। जैसे स्त्री केसर जिसमें उपस्थित हो उसको स्त्री केसर बोलते हैं, ठीक। और जिसमें ये जो बगल वाला चीज़ यानी कि जो होते हैं पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर जो उपस्थित हो उसको नर फूल बोलते हैं। इसको उल्टा भी यही बोल सकते हैं, जिस फूल में स्त्री केसर न हो उसको नर फूल बोलते हैं। इसको बोलने का दो तरीका हो सकता है, ठीक। आई होप कि इतने बातें आप लोग समझ गए होंगे। और सेम एज द्विलिंगी फूल में होता है, जिसमें दोनों चीज़ उपस्थित होता है उसको द्विलिंगी फूल बोलते हैं, और जिसमें दोनों उपस्थित नहीं होता है वो एक लिंगी फूल होता है। आई होप कि आप इतनी बातें समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों मेरा एक चैप्टर में, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आते हैं। इस चैप्टर में हम लोग फूलों के बारे में इतना ही जानना था। जो नेक्स्ट चैप्टर था मेरा, आता हूँ जंतुओं की गति में आता हूँ। तो जंतुओं की गति के अंदर में अगर के हम आते हैं तो क्या था इसमें, जंतु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। शरीर के अंग जहाँ पे मुड़ते हैं उसको संधि बोलते हैं, जैसे कि हाथ का केहनी हो गया, गर्दन हो गया, जहाँ पे मतलब ये ज्वाइंट मुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको संधि या जोड़ बोलते हैं। शरीर अस्थियों का ढांचा होता है उसको हम लोग कंकाल तंत्र बोलते हैं। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं कंदुक खलिका संधि, जो कि हाथ एवं कंधे यानी कि जो कंधा के ऊपर जो जोड़ होता है वहाँ पे पाया जाता है। इसको बोलते हैं कंदुक खलिका संधि या बास्केट बॉल संधि। तो बास्केट बॉल संधि एक्चुअली है क्या, इसको समझने के लिए मैं बताता हूँ। आप नारियल लीजिए, नारियल को एक ऐसे हिस्से में तोड़िए कि जैसे कि ये कटोरी की तरह बन जाए, ठीक। यहाँ पर लीजिए और यहाँ पे एक गद्दा की तरह हनुमान जी का गद्दा ले लीजिए, यानी कि जो यहाँ पे चारों तरफ से घूम सकता हो, यानी जैसे बल्ब जो विद्युत बल्ब गांव में जलते हैं उसको लीजिए। और इसको जब घुमाइएगा तो ये 360 इधर से इधर, इधर से इधर आपको घूम जाएगा। यानी कि मैं आपको फिगर के अनुसार समझाना चाहूँ तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं अपना वहीं पे लेके जाता हूँ। किधर है मेरा, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आप ये नारियल का ले लिए और यहाँ पे इस अगर के इससे हम लोग घुमाते हैं दोस्त, तो ये पूरा ऐसे ऐसे चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फ्यूज बल्ब बोलते हैं। तो इसी जोड़ को, इस तरीका के जोड़ को कंदुक खलिका जोड़ बोलते हैं, जिसको फ्यूज बल्ब ज्वाइंट भी बोलते हैं, जो कि हमारे कंधे और हाथ को जोड़ने वाली हड्डी होती है, ठीक। सेम है, जिसको ऐसे घुमाएंगे। यहाँ पे एक और उदाहरण दिया गया है, कंदुक खलिका संधि का एक उदाहरण है। आई होप कि इतना बातें आप लोग समझ गए होंगे। और उसके बाद जैसे कि अगर कि हम नेक्स्ट में देखें, यहाँ पे जोड़िए फिगर में आप इस जोड़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट एक जोड़ का नाम होगा, पढ़ने में मज़ा आ रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं दोस्त। मैं लगातार आपको एक क्लास में इसको ख़त्म करने का टारगेट रखा हूँ। नेक्स्ट सवाल जो है कब्जा संधि यानी कि हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट मतलब क्या हुआ, कब्जा मतलब क्या हुआ, जैसे दरवाज़ा होता है ना, जैसे यहाँ पे एक ये हो गया और एक दरवाज़ा में देखिएगा यहाँ पे हुक लगाया होता है, एक वहाँ पे, और दरवाज़ा ऐसे खुलता है या तो ऐसे खुलता है, मतलब एक साइड से खुलता है। और मैं वीडियो क्लास में बताता तो और अच्छे से बता सकता, लेकिन आप एज्यूम कर सकते हैं, पढ़े लिखे सब लोग हैं। यानी कि जो दरवाज़ा होता है एक साइड से खुलता है, तो वैसे जोड़ को हम लोग कब्जा संधि या हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। जैसे कि कोहनी और घुटना के, जैसे कोहनी से अभी बैठे बैठे अपने हाथ मोड़ कर देखिए, वो एक साइड से खुलेगा, ना कि पीछे में भी थोड़ी नहीं मोड़ सकते हैं। तो इस तरीका का जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कब्जा संधि या हिंज ज्वाइंट, ठीक। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दोस्त, उसको बोलते हैं धुराग्र संधि या पाइवोटल ज्वाइंट। आप इसका इंग्लिश को याद रखिए, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इंग्लिश ही देखने को मिलते हैं, ठीक। गर्दन और शिर को जोड़ने वाली संधि को हम लोग बोलते हैं धुराग्र या पाइवोटल संधि, जो कि पूरी तरह से नहीं घूम सकते लेकिन थोड़ा बहुत घूम सकती हैं चारों दिशाओं में, उसको बोलते हैं हम लोग धुराग्र संधि यानी कि पाइवोटल ज्वाइंट, ठीक। और एक आता है दोस्त यहाँ पे मेरा अचल संधि, इमूवेबल, यानी कि जो घूम ही नहीं सकता है। जैसे कि जबड़ा और खोपड़ी, अगर जो खोपड़ी है उसमें भी देखिएगा कि बहुत सारे छोटे छोटे हड्डी होंगे और जो ज्वाइंट से जुड़े होंगे, और जो एक जबड़ा होंगे जिससे अभी हम बोल रहे हैं तो वो केवल हिल रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में वो हिल नहीं रहा है, वो मूव भी नहीं कर रहा है। लेकिन जो इसका जो जबड़ा होता है, वो जो खोपड़ी के बीच में जो मेरा जोड़ है दोस्तों, अचल संधि है। खोपड़ी के अंदर में कोई भी हड्डी इधर उधर नहीं हिल सकती है, नहीं तो दिमाग आपका बाहर हो जाएगा याद रखिएगा, जस्ट जोकिंग। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है मेरा दोस्तों, टेंडन और लिगामेंट्स क्या होते हैं, ठीक। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि टेंडन क्या होते हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं। जो मांसपेशियां होते हैं, जो अस्थियों से जुड़े होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
टेंडन बोलते हैं, ठीक। और जो हड्डी से हड्डी जोड़ते हैं उसको लिगामेंट बोलते हैं। अगर कि इसको अच्छे से हम लोग तस्वीर के माध्यम से समझना चाहें तो मैं आपको लिए शायद लगाया था, देख लेता हूँ, होगा तो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा देर में। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो हड्डी हड्डी जोड़ेंगे इसको क्या बोलेंगे, लिगामेंट। और जो ये मसल से जोड़ रहे हैं ना दोस्तों, इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे अभी आपको बताएं, टेंडन बोलेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए, इसका नाम जो होता है कंडरा भी होता है, इन रेशों को कंडरा टेंडन तो कंडरा आप लोग याद नहीं रखिएगा, टेंडन ही याद रखिएगा। आई होप कि इतना बातें आप लोग समझ गए होंगे। फिर ऊपर में चलते हैं, हम लोग कहाँ पे थे अपना, एक सेकंड थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्त, आराम से बने रहिए वीडियो में। एक वीडियो में आप लोग इतना मास्टर बन जाएगा विज्ञान का ना कि विज्ञान कहीं भारी नहीं लगेगा। यानी कि टेंडन क्या होता है, मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ को टेंडन बोलते हैं, और हड्डियों को जोड़ को लिगामेंट बोलते हैं। डायरेक्ट रट्टा मार लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक। एक उपास्थि नाम का चीज़ आता है। जैसे शरीर में कुछ हड्डियां एकदम पूरा हार्ड होती हैं जो कि मुड़ ही नहीं सकती, और कुछ हड्डियां जो होती हैं वो लूज होती हैं, यानी कि जैसे कान की हड्डी, यानी कि जो लचीली हड्डी होती है उसको उपास्थि बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद जैसे ये सब मनुष्य की गति हुआ, अब जंतुओं की गति में आ गए, यानी कि जो जीव जंतु छोटका छोटकन होता है उस सब की गति देख लिए, तो केचुआ का भी गति होगा, और भी केकड़ा वगैरह भी चलेगा, तिलचट्टा भी चलेगा। तो उसके बारे में आने वाले कक्षाओं में बात करेंगे। थोड़ा सा केचुआ के बारे में जान लेते हैं। केचुआ का जो ऊपर बाल जैसी संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, सूक बोलते हैं, और केचुआ है मिट्टी खाता है। आई होप इतना समझ लिए हैं आप लोग, ठीक। ये सब चीज़ हम लोग देख लिए, और मेरा अगला चैप्टर जो क्या है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों सजीव और निर्जीव के बारे में। तो सजीव निर्जीव सब लोग जानते हैं। सजीव कौन सा है, जो चल सकता है, फिर सकता है, सांस ले सकता है, खाना बना सकता है, उसको सजीव बोलते हैं। निर्जीव मरा हुआ आदमी, कुछ नहीं कर सकता है, बिना काम का आदमी। जैसे गाड़ी हो गया, आपके हाथ में जो ये पकड़े हुए हैं, मोबाइल हो गया, ये सब हो गए, यानी कि निर्जीव चीज़ हो गए, ठीक। उसके बाद एक थोड़ा चीज़ आता है, केचुआ जो त्वचा से सांस लेता है, ये सवाल पूछता है। मछली जो है गलफड़ा से सांस लेता है, ये भी जानते हैं। लेकिन हवेल जो भी वो भी मछली है, उसमें गलफड़ा नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा। पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अपने तरफ लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बस इसमें इतना ही चीज़ था। उसके बाद नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर हम लोग 11 में पहुंच गए, टोटल 18 चैप्टर है, तो कुछ थोड़ा देर और बैठे रहिए, पढ़ते रहिए। सजीवों में अनुकूलन। सजीव में अनुकूलन यानी कि जो रेगिस्तान में भी जाइएगा तो कुछ पौधे पाए जाते हैं, कुछ पर्वतीय क्षेत्र में भी जाए तो पाए जाते हैं कुछ पौधे। तो जो रेगिस्तान में पौधे पाए जाते हैं, जैसे नागफनी हो गया, बबूल का पेड़ हो गया, वो केवल और केवल रेगिस्तान में ही मिलेंगे इस तरह का फल, क्योंकि उस अनुकूल के अनुसार ही वो पौधे अपना उगते हैं। आई होप की बातें मेरे समझने होंगे। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं दोस्तों, उसमें शंक्वाकार पेड़ पाए जाते हैं। शंक्वाकार मतलब जैसे आप लोग अशोक का भी पेड़ देखे होंगे, जैसे निचला हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा होगा, इस टाइप का पेड़। अब यहाँ पे ये पेड़ जमीन से जुड़ा होगा, इस तरीके का पेड़ जो होता है ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके तो कुछ उदाहरण है, जैसे पाइनस हो गया, बिल्लो हो गया, बिल्लो से जो हम लोग बैट बॉल खेलते हैं उससे बनाया जाता है। देवदार हो गया, सागवान हो गया, फर्न हो गया, ये सब पर्वतीय क्षेत्र का पेड़ है, ठीक। नेक्स्ट जो हम लोग बढ़ते हैं, एक टर्म आया होता है प्रायानुकूल। अनुकूलन तो समझ लिए कि जिसके हम अनुकूल है अनुकूल बोलते हैं। तो प्रायानुकूल क्या होता है, एक दो जगह का हम लोग उदाहरण लेते हैं। एक पर्वतीय जगह यानी कि जो हाइट पर हो, और एक जो मैदानी जगह यानी कि जैसे प्लेन पर हम लोग रह रहे हैं। तो अगर के मान के चलिए कोई मैदानी क्षेत्र का आदमी पर्वतीय क्षेत्र में जाता है तो उसको सांस लेने में बड़ी दिक्कत होता है, लेकिन कुछ समय के बाद, मतलब 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, वो आप देखिएगा तो वो सांस लेने में सक्षम हो जाता है। तो इस तरह के अस्थायी अनुकूलन को हम लोग प्रायानुकूलन बोलते हैं। आई होप कि आप लोग बातें समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको समझ में आएंगे। और जो डॉल्फिन के बारे में बताएं कि डॉल्फिन जो होती है और जो व्हेल मछली जो होती है उसमें गलफड़ा नहीं होती है। वो अपने सिर के ऊपर जो एक नसा द्वार होता है अथवा वात छिद्र होता है, यानी छोटा सा छिद्र होता है, उसके द्वारा सांस लेती है, ठीक। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। और नेक्स्ट सवाल, मतलब नेक्स्ट मेरा जो चैप्टर आता है दूरी मापन एवं गति। इस पर मैं एक कहानी सुनाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन टाइम हम लोग आपका नहीं लेंगे, बस टू द पॉइंट आएंगे जो परीक्षा में आपको पूछेगा, ठीक। यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो किसी पैमाना होते हैं, जैसे कि आपके पास स्केल हो, जो सबसे छोटा उससे मापते हैं उसको बोलते हैं अल्पतमाप,
ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। जो किसी इन से सबसे छोटी इकाई को मापने वाली चीज़ को उसको बोलते हैं अल्पतमान। ठीक है, और यहाँ पे एक रेखीय सरल गति, वर्तुल गति, आवर्त गति और लुढ़कती गेंद के हम लोग उदाहरण देखें। सरल रेखीय गति क्या होगा दोस्तों, जैसे कि हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, सीधे रोड में जा रहे हैं, बिना दाएं बाएं मिले हुए एकदम जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे सरल रेखीय गति। अभी ये सब का गति है, केवल हम लोग यहाँ पे नाम से परिचित होंगे, आने वाले क्लास में इसका क्या काम होता है इसके बारे में देखेंगे। तो ये मेरा हुआ क्या हुआ, सरल रेखीय गति हो गया। ठीक, और उसके बाद जो एक घूर्णन गति आता है उसी को वर्तुल बोलते हैं, गति बोलते हैं। घूर्णन गति मतलब कैसे, जो पंखा चल रही है एक अक्ष पर रुकी हुई, लेकिन इधर भी चल रही है, इधर भी चल रही है, मतलब ऐसे गोल गोल में चल रही है, तो उसको वर्तुल गति बोलते हैं। वर्तुल गति को और समझने के लिए हाथ में एक कपड़ा लीजिए, मतलब धागा लीजिए, उसमें पत्थर के बांध के आसमान में घुमाइए, तो वो हमारा जो उदाहरण होता है वर्तुल गति या घूर्णन गति का होता है। इतना समझ रही हैं। उसके बाद एक आवर्त गति होता है। आवर्त गति किसको बोलते हैं, जैसे कि मान चलिए एक यहाँ पे मेरा कुछ होल्डर है, मान के चलिए झूला को लेते हैं, झूला यहाँ पे हो गया, एक झूला जैसे यहाँ पे झूल रही है, तो कुछ देर बाद झूला यहाँ पर भी आएगी, फिर झूलते झूलते झूला यहाँ पर जाएगी, तो जो चीज़ यहाँ से यहाँ पर जाने में लगा गति हुआ ना, इसी को बोलते हैं आवर्त गति। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली गति को हम लोग वापस अपने स्थान पर भी आती है, तो आवर्त गति बोलते हैं। यानी कि इसका जो ड्यूरेशन, मतलब ये गति रास्ता हुआ बस इतना ही दूर हुआ, इसको बोलते हैं आवर्त गति। आई होप कि आप बातें समझ रहे होंगे। और उसके बाद अगर कि हम एक उदाहरण लेते हैं लुढ़कती गेंद का, तो जब देखिएगा लुढ़कती गेंद लुढ़केगा, जैसे ढलान का रास्ता हो गया, यहाँ से अगर गेंद हम कोई लुढ़काएंगे तो ये तो गेंद क्या होगा, लुढ़कते लुढ़कते ये गेंद ऐसे ऐसे करते करते एक गेंद यहाँ पे आ जाएगी। तो ये तो एक जो रास्ता तय की वो एक सरल रेखीय गति तय की, लेकिन क्या होगा कि ये इस गेंद में भी अपना एक मूवमेंट होगा, यानी कि अपना एक घूर्णन होगा, यानी कि एक गेंद भी घूमेगी, अपना रास्ता भी तय करेगी। तो इसमें तो एक जो अपना रास्ता तय की उस सरल गति हुआ है, और जो अपने गोल गोल घूम के आ रहे उसमें घूर्णन गति हुआ है। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट चैप्टर है मेरा प्रकाश। प्रकाश कितने तरह का होते हैं, 3 तरह के, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। थोड़ा सा पिछले क्लास में हम लोग, मतलब पिछले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ लिए हैं। अब प्रकाश क्या होता है, प्रकाश हमेशा सीधी रास्ते में चलती है। इसको देखने के लिए क्या कीजिए, अगर कि आप एक लाइट जला लीजिए और एक पेज को ऐसे ऐसे गोल गोल करके राउंड राउंड करके मोड़ लीजिए, उसको जैसे नहीं दूरबीन की तरह बना लीजिए, और उसको सीधे देखिए मिलेगा, और थोड़ा सा बेंड कीजिए कि तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ से ये प्रतीत होता है कि जो प्रकाश होता है सीधी रेखा में गमन करती है। और उसके बाद जो यहाँ पे एक आता है आपतित किरण, परावर्तित किरण। जैसे कि दो आपके पास कांच ले लीजिए, ठीक, थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे को, कांच ले लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे सूरज के प्रकाश है। तो देखिए अगर सूरज के प्रकाश से जो कांच पर यहाँ पे प्रकाश पड़ेगा ना, अब यहाँ से भी प्रकाश कुछ आगे सामने रिफ्लेक्ट होगा, तो जो सूरज से प्रकाश कांच के ऊपर पड़ा ये होगा आपतित किरण। और जो आपके जो आईना से अगर जो प्रकाश रिफ्लेक्ट हुआ उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसके बारे में नेक्स्ट 9th 10th में पूरा भर भर के दिया गया है, उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। और उसके बाद हम लोग देखते हैं छाया का आकार। अब आपको जैसा कि पता होगा कि अगर कि आप धूप में जाते हैं तो आपका छाया बनता है। तो छाया कैसे, किस पर डिपेंड करता है, कैसे बनता है, यानी कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिसके पीछे से यानी कि साइड से कोई भी प्रकाश पड़े तो उसका छाया बनता है। तो छाया होता है जो, तो वो किस पर डिपेंड करता है, प्रकाश के स्रोत पर डिपेंड करता है, और वो प्रकाश किस दिशा से आ रहा है, कितनी दूर से आ रहा है, किस आकार में आ रहा है, जैसे मान चलिए स्क्वायर टाइप में आ रहा है या ऐसे आ रहा है, वो सारे चीज़ों पर निर्भर करता है। बस इतना ही क्लास 13 में था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। क्लास कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के लिए लगातार अभी बैठा हूँ। और उसके बाद बल्ब जलाओ जगमग जगमग चैप्टर 14 में दिया गया है। तो इसमें कुछ नहीं दिया गया है, बल्ब का आविष्कार कब हुआ था इसके बारे में बताया गया है। तो बल्ब का आविष्कार एडिसन हुआ था। बल्ब का आविष्कार का जो कहानी है बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनाऊंगा कभी, अभी परीक्षा के दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट चैप्टर है मेरा चुंबक। जहाँ पे चुंबकत्व तो सबसे अधिक होता है उसको चुंबकीय ध्रुव बोलते हैं। बस इस चैप्टर में इतना ही दिया गया है। चुंबक जो सबसे पहला प्राप्त किया गया था लोड स्टोन पत्थर से प्राप्त किया गया था। इसका मैं एक कहानी बता देता हूँ। एक यूनान का एक चरवाहा होता है क्रेट द्वीप पर, वो अपने भेड़ों को चरा रहा होता है। उसके पास एक डंडा होता है जिसके नीचे में लोहा लगा होता है। तो क्या होता है, उसको लगती है प्यास लगते हैं, तो वो जाता है नीचे, बगल में एक नदी होती है,
नदी में जाते हैं पानी पीने, तो पानी पीने के बाद सोचता है कि थोड़ा अपना डंडवों को धो लेते हैं। जो डंडवा उसमें डालता है ना, तो डंडवा चिपक जाता है, वो होता था सन, ये क्या हो गया मेरे डंडे के साथ। तो उसी समय ये खोजा गया कि लोड स्टोन नामक वहाँ पत्थर था जो अपने तरफ लोहे की चीज़ों को आकर्षित करता है। ठीक है, आई होप इतना समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है दोस्त, नेक्स्ट चैप्टर जो है मेरा वो है जल का। नेक्स्ट चैप्टर है मेरा जो जल का चैप्टर है। जल के बारे में कुछ नहीं है उतना कोई खास। जल का जो वाष्प बनना वाष्पन कहलाता है, यानी कि जब जल को हम लोग गर्म कर देते हैं तो देखिएगा तो भाप होने लगेगा, इसको हम लोग वाष्पन की क्रिया के द्वारा होता है। अब वो जो वाष्प को जो और हम ठंडा कर देते हैं, यानी कि जैसे वाष्प यहाँ पे निकल रहा है ना, थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाहूँ तो यहाँ पे मान चलिए यहाँ पे पानी डाल के इसको गर्म कर रहे हैं अंदर से, यहाँ जो वाष्प निकलेगी यानी कि इसको अगर यहाँ पे एक वेपर लगा दीजिए जिसमें से बर्फ़ का हवा मतलब ठंडा ठंडा हवा लग रहा है, तो ये भी देखिएगा ये जो हवा जो बनी हुई है यानी कि वाष्प जो बना हुआ है फिर से वो पानी बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं संघनन, यानी गैस से डायरेक्ट द्रव में बनने की क्रिया को संघनन बोलते हैं। उसके बाद जल चक्र है, वाष्पोत्सर्जन और भूमिगत जल है। जल चक्र क्या है, जो आपको मैंने वाष्पन समझाया उसको अगर मास मात्रा में यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में देखें तो समझते हैं। जैसे समुंदर है, समुंदर में बहुत सारा पानी रहता है, तो यहाँ पर भी तो सूरज की इतनी हाई गर्मी से कुछ वेपर बनेंगे ऊपर यानी कि वाष्प बनेंगे। तो जो ये समुंदर के ऊपर जो वाष्प बनते हैं, वाष्प छोटे छोटे हमेशा बनते रहते हैं बनते रहते हैं बनते रहते हैं। अब ये जो वाष्प होते हैं जाके बादल के रूप में जमा हो जाते हैं। अब ये जब बादल के रूप में बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो बहुत भारी हो जाते हैं, और जैसे ही भारी होते हैं तो ये वर्षा का कारण बनते हैं, यानी पानी बरसने लगता है। इसी के जो चक्र होता है इसको हम लोग जल चक्र बोलते हैं। ठीक, वाष्पोत्सर्जन भी हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ा दिए। और भूमिगत जल क्या होता है, अब जैसा ये पानी जो मतलब बरसा, तो ये कुछ पानी तो नदी नहर नाले में चले जाते हैं, कुछ पानी जो होते हैं हमारे पृथ्वी के द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाता है तथा पृथ्वी के एक सतह के नीचे उसको जमा कर लिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं भूमिगत जल। ठीक है, पृथ्वी पर जो जल का मात्रा है 2/3 है, यानी कि पृथ्वी को 3 हिस्से में बांट दो, 1 हिस्सा 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, तो इसमें मतलब मान के चलो कि 2 हिस्सा में मेरा जल ही जल है, और इतने में ही आदमी रहते हैं। ठीक, और उसमें भी जो पानी का जो प्रतिशत है, कौन सा पानी है, 97.5% खारा पानी है, 2.5% स्वच्छ जल है यानी कि जिसको प्यूरिफाइड कर सकते हैं, और जो डायरेक्ट पी सकते हैं 0.003% है पीने योग्य पानी। याद रखिएगा हमेशा, अपना पानी बचाइए, फ्यूचर बचाइए, याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। वायु मेरा नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, बस ऐसे ही बच्चों के बारे में बताया गया है कि जो गुब्बारे में हम लोग हवा भरते हैं तो क्यों ऊपर उड़ने लगता है, ये सब आम बातें सब लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट चैप्टर है मेरा ठोस का कचरा प्रबंधन। तो कचरा प्रबंधन का उसमें 4 स्टेप दिया जाता है। रिफ्यूज़ यानी कि वो चीज़ को आप यूज ही ना करें, या तो यूज करें तो बड़ी कम मात्रा में रिड्यूस करके यूज करें, या तो फिर यूज भी कर रहे हैं तो इसको ऐसा करें कि रीयूज यानी दोबारा भी यूज कर सकते हैं, या उसको रिसाइकल कर सकते हैं। तो 4 R आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे मेरा टोटल ख़त्म हुआ 18 चैप्टर क्लास 6 का साइंस का। कैसा लगा वीडियो, आई होप बहुत बढ़िया लगा होगा, ज़रूर से ज़रूर बताएं। अब यहाँ पे कुछ MCQs हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, MCQs आप लोग जरूर से जरूर देखें। ठीक है, सरसों का जो खाने योग्य भाग होता है क्या होता है, तना, पत्ती, बीज या सभी। तो जैसे बताया उसका सब कुछ खाते हैं यानी कि सभी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये जो MCQ थोड़ा कम होंगे, लेकिन आने वाले में जैसे ही ये सारा चीज़ खत्म होता है तो केवल और केवल MCQs का जब हम सीरीज चलाएंगे उसमें भर भर के सवाल आप लोगों को हम कराएंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है दोस्त। मधुमक्खी शहद को कैसे बनाती हैं, फूलों के रस से, एंजाइम के द्वारा, मधुमक्खियों का खाकर, तो बिल्कुल नहीं, यानी कि जो वो रस होते हैं उससे लेती हैं और उसको एंजाइम के द्वारा पचाती हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा मेरा A एंड B। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है, ओमनीवोरस। जैसे कि बताएं ओमनीवोरस जो मांस भी खाता है और घास भी खाता है उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। तो ये दोनों खाता है, ऑप्शन नंबर C आंसर मेरा करेक्ट आंसर होता है। प्राकृतिक तंतु किससे प्राप्त होता है, पौधों से, जंतु से, कृत्रिम होता है या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, जो प्राकृतिक तंतु होता है यानी कि कुछ पेड़ पौधे से ही प्राप्त करते हैं, कुछ जंतु यानी भेड़ बकरी से ही प्राप्त करते हैं, तो आंसर हो जाएगा A एंड B दोनों। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा क्या है, नेक्स्ट सवाल है मेरा दोस्त
प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोकर, घेंगा, ग्वाइटर, काली खांसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वाशियोकर। ये सारा चीज़ हम पढ़ा दिए आपको। रोगों की रक्षा कौन करता है? प्रोटीन करता है, विटामिन करता है, वसा या कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन होगा। सवाल के जवाब देने से पहले खुद आप कोशिश कीजिए जवाब देने के लिए, क्योंकि सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों ने पढ़ ली। गेहूँ में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन बी इसमें होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो है, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन आपको बताया जो रिटर्न होकर प्रीवियस अवस्था में जा सकते हैं, यानी कि बर्फ़ का जमना। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, हाथ तथा कंधे के बीच में कौन सा जोड़ होते हैं? तो हाथ और कंधा में क्या होता है? मतलब सॉकेट बॉल होता है, कंदुक खली का जोड़ होता है, यानी कि ये ए और बी सही होगा, सही मेरा। और जबड़े और खोपड़ी के बीच में जैसे बता इमूवेबल होता है, यानी कि वो घूमता नहीं है। तो यहाँ पे सवाल है मेरा, जबड़े एवं खोपड़ी को जोड़ने वाली संधि में कौन सा संधि होती है? तो वो होती है अचल संधि। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, शरीर में उपास्थि कौन सी होती है? तो उपास्थि क्या होती है आप लोग कमेंट में बताइए। पहले बता चुका हूँ, कान का हड्डी, नाक का हड्डी, या हाथ का, या पैर का। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी उपास्थि होती है जो लचीली हड्डी होती है, यानी कान की हड्डी होती है। ठीक, केचुए के ऊपर जो बाल होते की संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं? काइटिन, जालिका, सतह या सूक। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरा सूक आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, शंक्वाकार पेड़ जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? मैदानी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में, या दलदलीय क्षेत्र में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र में। जो देवदार वगैरह के पेड़ होते हैं, बिल्लो का पेड़ होते हैं, ये सब पाइन्स का पेड़ होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें से कौन से द्विबीजपत्री है? द्विबीजपत्री माने जिसके अंदर में दो दो को बीज हो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सेम में दो दो बीज होता है। तो राइट आंसर मेरा सेम हो जाएगा। आवर्त गति, नेक्स्ट सवाल है मेरा, आवर्त गति के उदाहरण क्या है? झूला, पंखा, लुढ़कती गेंद या चलती कार। तो मैंने बताया कि एक तरफ से दो तरफ जो जाती है वो आवर्ती गति, यानी कि झूला मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कैसा लग रहा है वीडियो दोस्तों? ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताएं कि ताकि जो नेक्स्ट क्लास आए उससे हमको कुछ फ़ायदा मिले कि क्या आपका फीडबैक रहा, मैं उसमें सुधार कर सकता हूँ। लुढ़कती हुई गेंद किस गति का उदाहरण है? घूर्णन गति, वृत्तीय गति, सरल रेखीय गति, या दोनों? तो आप लोग कुछ थोड़ी देर पहले मैं बता, जो गेंद लुढ़कता है उसमें घूर्णन गति भी होता है और सरल रेखीय गति भी होता है। तो ऑप्शन डी मेरा ए एंड सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, किस वस्तु की छाया किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की छाया किस पर निर्भर करती है? प्रकाश का स्रोत, प्रकाश की दिशा, दूरी, सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट सवाल आता है, संघनन किसको बोलते हैं? ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलना, द्रव की ठोस में बदलना, और या गैस से द्रव में बदलना। तो इसका जो राइट आंसर होगा गैस का द्रव में बदलना। तो ये मेरा यहाँ पे ख़त्म होता है क्लास जो 6 का साइंस होता है टोटल का टोटल। नेक्स्ट जो होगा 2 दिन के बाद क्लास 7 का साइंस का जस्ट इसी तरह हम आपको समरी और MCQs करा कर आएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताया दोस्त। मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोग आराम से भारत के नहीं बिहार के शिक्षक बनिए, बिहार का भविष्य अपने हाथों में लीजिए, संवारिए। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। इसको रिवीजन करते रहिए तथा पिछली क्लास को भी देखते रहिए ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो, भूले नहीं। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।